आज की मूवी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहाँ पे एक लड़के की आत्मा दूसरे लड़के के शरीर में चली जाती है और उस लड़के की आत्मा यहाँ पर दूसरे लड़के के शरीर में आ जाती है। ये सुनने में ज़रूर थोड़ा उलझा हुआ लग रहा होगा, लेकिन कहानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अपनी लीड कैरेक्टर रैनन को दिखाया जाता है, जो कि स्कूटी पर डिलीवरी का काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसके आगे चल रही कार जोर से ब्रेक मार देती है और उसकी स्कूटी कार से टकरा जाती है और उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वो देखती है कि उस कार वाले इंसान ने एक बुजुर्ग महिला को भी टक्कर मार दी होती है और वो बेचारी औरत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। फिर रैनन तो यहाँ पर उसकी कार के पास चली जाती है और उसकी विंडो के ऊपर खटखटाते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम तो कितने शेमलेस इंसान हो ना, ये सब होने के बाद भी आकर तुमने माफ़ी तक नहीं मांगी। यहाँ पर वो इंसान बाहर आने के बदले एकदम से स्पीड में अपने एक्सीलेटर को स्टार्ट कर देता है, जिसमें से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। तो आंटी डर के मारे वहाँ से सड़क से उठकर भाग जाती है। वो आंटी के वहाँ से भाग जाने के बाद में यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो इंसान अपनी विंडो नीचे करता है और फिर वो रैनन से कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ ना पता हो ना, फिर थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया करो। इतना बोलकर वो ड्राइवर वहाँ से कार को लेकर चला जाता है। और दोस्तों, इस ड्राइवर का नाम होता है मिस लिन और ये यहाँ पर अपनी कंपनी आ जाता है और ये सीधा चला जाता है लिफ्ट के अंदर। तो उसी तरफ से रैनन भी होती है, जो कि लिफ्ट के लिए ही भाग भाग कर आ रही होती है। एंड यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी लिफ्ट तो फुल है, तो वो किसी और में तो जाती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रैनन होती है वो उसी लिफ्ट में चली जाती है जहाँ पे पहले से लिन मौजूद होता है और वो उसको देख लेती है। तो फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन उससे कहता है कि अभी के अभी इस लिफ्ट से बाहर निकल जाओ। रैनन कहती है, क्यों, ये क्या तुम्हारा घर है जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और मानूंगी। फिर यहाँ पर तो लिन उसे इशारा करता है। तो फिर रैनन जो पहुँच जाती है एंड अचानक से यहाँ पर लिफ्ट की लाइट्स जो होती है वो बंद और चालू होने लग जाती है एंड लिफ्ट भी बहुत ही तेज़ी से हिलने लग जाती है, जहाँ पे रैनन गिर जाती है और लिन के ऊपर और उन दोनों की यहाँ पर एक्सीडेंटल केस हो जाती है। इसके बाद में हम सीधे यहाँ पर लिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बेहोश होता है। डॉक्टर उसके असिस्टेंट से कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं घबराने की, बस शॉक के मारे ये शायद से बेहोश हो गया, लेकिन इनमें कोई इंटरनल ऑर्गन या कोई फिर डैमेजेस नहीं हुआ, ना ही कोई इंजरी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही जल्द होश में आ जाएंगे। एंड यहाँ पर तो उसका बॉस लिन होश में आ ही जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट जैसे उसके करीब जाता है लिन उसे सीधा थप्पड़ मार देता है। डॉक्टर भी उसके करीब जाता है, लेकिन लिन वापस से डॉक्टर को भी एक थप्पड़ लगा देता है। एंड यहाँ पर हम नोटिस करते हैं दोस्तों कि लिन की बॉडी के अंदर रैनन की आवाज़ आ रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर लिन चलते चलते गार्ड्स की ओर चला जाता है, जहाँ पे वो सामने से रैनन को आता हुआ देख लेता है। एंड यहाँ पर रैनन और लिन एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर तो वो टीवी की ओर अपने रिफ्लेक्शंस को देखते हैं और तब हमें पता चलता है दोस्तों, और यहाँ पर इस ड्रामा का भी मेन पता यहाँ पर खुलता है कि जो रैनन की बॉडी है ना, उसके अंदर लिन की सोल होती है, लिन की आत्मा होती है और लिन की जो बॉडी होती है उसमें रैनन की आत्मा होती है। यानी कि उन दोनों की जो आत्मा थी वो एक दूसरे की बॉडी के अंदर आ गई थी। फिर यहाँ पर तो उन्हें लग रहा होता है कि शायद वो लोग कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ तो हकीकत में हो रही होती है। एज ए व्यूवर्स हमें पता होता है। यहाँ पर असिस्टेंट लिन से कहता है कि सर, हमें हमारे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर मैं आपको याद दिला दूँ। रैनन टाइम को देखने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो कहती है, हाँ चलो हम मीटिंग के लिए चलते। असिस्टेंट कहता है, अरे मैडम, मैंने आपसे नहीं, मैंने तो अपने बॉस से बात की है। तो फिर यहाँ पर रैनन कर्टन के पीछे चली जाती है लेकर, जहाँ पर तो फिर वो लिन से कहने लगती है, देखो तुम लिन नहीं हो, ये मुझे पता है, तुम रैनन हो, लेकिन इसमें तुम्हारी बॉडी है और मेरी आत्मा है और मैं कुछ भी इसमें नहीं कर सकती हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना होगा मीटिंग के लिए। एंड यहाँ पर रैनन लिन की बॉडी में ना बोल देती है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 5 लाख दूंगा। रैनन कहती है कि नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ क्यों ही जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर लिन कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। एंड यहाँ पर रैनन कहती है, चलो अरे चलते हैं ना, काफ़ी देर हो रही है। इसके बाद में हम वो लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि लिन को और रैनन को, यहाँ पर लिन एकदम लड़कियों जैसे चल रहा होता है और आसपास की चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ होती है रैनन, जो कि एकदम मर्दों की जैसे चल रही होती है। एंड यहाँ पर जाते ही लिन यानी कि रैनन चेयर पर बैठ जाती है, जहाँ पे डायरेक्टर्स पूछने लग जाते हैं, मैडम आप कौन है और इस चेयर पर कैसे बैठी है। इसके बाद यहाँ पर लिन को रियलाइज़ हो जाता है, ओ नो, हाँ मैं तो यहाँ पर रैनन की बॉडी के अंदर हूँ, तो फिर मैं कैसे यहाँ पर बैठ सकती हूँ। तो फिर वो उठ के सबसे माफ़ी मांगने लगता है। एंड यहाँ पर रैनन यानी कि जो लिन की बॉडी यहाँ पर बैठ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन की आत्मा सबसे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना,
क्या है ना, ये मेरी न्यू असिस्टेंट है तो इसको डिसिप्लिन वगैरह कुछ पता नहीं है यहाँ के रूल्स। एंड यहाँ पर जो असिस्टेंट लिन की ओर देख कर कहने लग जाते, सर क्या आप मुझे मेरी जॉब से निकाल रहे हैं और आपने एक नई असिस्टेंट को भी रख लिया है। लिन यहाँ पर रैनन की बॉडी यानी कि लिन की आत्मा उसके असिस्टेंट को एकदम घूर घूर के देखने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे रैनन की आत्मा लिन की आत्मा की ओर देखकर कहने लग जाती है कि अब देखना बच्चों, तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ मैं। फिर बाद में यहाँ पर डायरेक्टर लिन से उसका ओपिनियन मांगने लग जाते जहाँ पे लिन की बॉडी यानी कि जो रैनन की आत्मा थी वो अपना नाटक करना शुरू कर देती है और ये तो होती भी नौटंकी बाजी है। खैर इसकी नौटंकी अब काम आ जाएगी इसके लिए। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि क्यों ना हम यहाँ पर इस पोज में दिया गए जो मॉडल को हटा दे और एक अच्छे से मॉडल को पकड़े। और मैं तो कहती हूँ एक मॉडल से क्या ही होगा, हम कई सारे मॉडल्स को लाएंगे जिनकी बहुत ही अच्छी बॉडीज फिगर होंगे। फिर हम उन्हें अंडरवियर्स पहना देंगे एंड यहाँ पर फोटो शूट करवाया जाएगा जहाँ पे सभी की लड़कियां सारे लड़कों को देखती रह जाएंगी। डायरेक्टर यहाँ पे कहने लग जाते लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है वो अंडरवियर का है ना कि मॉडल का। फिर बाद में यहाँ पर रैनन की आत्मा और लिन की बॉडी यहाँ पर टेबल के ऊपर चढ़ जाती है एंड यहाँ पर जो लिन अपनी कपड़े उतारने लग जाता है और कहता है कि रुको, ने मेरी मॉडल वाली बॉडी अभी तक देखी कहाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर लिन की आत्मा यानी कि रैनन की बॉडी उससे कब से बोल रही होती है कि प्लीज़ चुपचाप नीचे आ जाओ और ये तमाशा खड़ा करना बंद कर दो आप प्लीज़। यहाँ पर लिन उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आ जाता है क्योंकि वो मान ही नहीं रही होती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें क्या कर रहे थे, तुम्हें पैसे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यहाँ पर रैनन की आत्मा बोलने लगती है, अच्छा तो तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगे, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं फ़िलहाल बता दूँ तुम्हें कि मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मुझे पैसों की भला क्या ही ज़रूरत है, मुझे जितना मन चाहेगा मैं उतने निकाल लूँगा, बात भी ठीक है। एंड यहाँ पर बाद में रैनन बोलने लगती है कि ठीक है तुम्हें बड़ा घमंड है ना कि अपनी बॉडी का, तो रुको। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने कपड़े फाड़ने लग जाती है एंड जहाँ पर लिन उसे रोकने लग जाता है और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर यहाँ पर रैनन लिन को धक्का दे देती है जहाँ पे लिन सभी के सामने आ जाता है यानी कि जितने भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं सबके सामने। एंड वहाँ पर तो वो लोग बैठकर उसका फ़ोटो निकालने लग जाते। डायरेक्टर यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाते और कहने लगते कि इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और आप सबका मजाक सूझ रहा है। एंड यहाँ पर तो डायरेक्टर वैंग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर रैनन तो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसे तो अहमियत का पता होता है कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमेशा के लिए तो इस बॉडी में रहने नहीं वाली है, एक ना एक दिन तो वो अपनी बॉडी में जाएगी। लेकिन मिस्टर वैंग थे वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर मिया आ जाती है फ़ोन में यहाँ पर देखते हुए एंड यहाँ पर तो वो आते ही सीधा रैनन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्योंसी को सेड्यूस करने की। इतने में यहाँ पर लिन भागते हुए आ जाता है और फिर रैनन का फेस देखने लग जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके गाल पर थप्पड़ मारने की। यहाँ पर मिया देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है बेबी तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो मेरी साइड लेनी चाहिए ना। मिया यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पर बाद में लिन की आत्मा यानी कि रैनन की बॉडी बोलने लग जाती है कि देखो मिया जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहूगी, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है ढंग से। फिर यहाँ पर मिया तो उसी लिफ्ट का सीन दिखाती है उससे जहाँ पर उन दोनों की फर्स्ट टाइम किस हुई थी। एंड फिर यहाँ पर रैनन उस पर कहने लगती है कि देखो जो हुआ वो गलती से हो गया और रही बात किस की तो लिन के पास पूरी फ्रीडम है, वो जिसको चाहे उसको किस कर सकता है। फिर यहाँ पर बाद में मिया की फैमिली और उसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करने लगती है। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आखिर इस असिस्टेंट को कैसे पता है। यहाँ पर बाद में वो कहने लगती है कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं कि तुम दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हो और मैं तुम दोनों को इतने क्लोज देख भी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि तुम ही अभी डिसाइड कर लो तुम्हें यहाँ पर इस लड़की के साथ में अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है या फिर मेरे साथ में रहना है। यहाँ पर लिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो बोल क्या रही है। फिर यहाँ पर रैनन से वो पूछने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन एंड ये किस बारे में बात कर रही है। एंड यहाँ पर रैनन की बॉडी यानी कि लिन की आत्मा उसे बताने लगता है ये जो लड़की है वो एक ब्लाइंड डेट पर आई थी और ये ब्लाइंड डेट मेरी मॉम ने अरेंज की थी जहाँ पे हमारी इंगेजमेंट फिक्स करा दी गई थी। एंड यहाँ पर रैनन उससे कहती है कि इसे जल्दी से बाहर निकाल दो। तो लिन यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है। फिर यहाँ पर वो पैसों का इशारा करने लगता है जहाँ पे रैनन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो फिर यहाँ पर रैनन कहती है ठीक है 3 लाख एक्स्ट्रा ले लेना। फिर यहाँ पर लिन नाटक करना शुरू कर देता है कि देखो बेबी मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा प्ले बॉय हूँ और यहाँ पर जब भी मैं एक ऐसी यानी कि रैनन जैसे अट्रैक्टिव लड़की को देखता हूँ तो मैं
अट्रैक्ट होने लग जाता हूँ, क्योंकि एकदम ये प्रिंसेस जैसी जो दिखती है। और तुम्हें पता नहीं है मेरा जो फिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा स्मेल करता है और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा खामियां भरी हुई है। मैं तुम्हें और क्या ही बताऊँ। मिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि मैं ग्रैंडपा को जाकर ये सारी बातें बता दूंगी, तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, जो कुछ भी आज तुमने मेरे साथ किया और कहा है। एंड यहाँ पर तो गुस्से में चली जाती है। लिन की बॉडी तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन रैनन की बॉडी यहाँ पर बहुत ही दुखी हालत में थी। तो फिर यहाँ पर लिन से वो पूछती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लिन कहने लगता है कि तुम ही ने तो कहा था कि इसे भगाने के लिए, तो मैंने भगा दिया, इतनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट रैनन को जाकर उसकी जगह बताने लग जाता है, यानी कि उसका वर्क प्लेस दिखाने लग जाता है। एंड रैन यहाँ पर बैठकर उसे ऑर्डर देती है और असिस्टेंट सोचने लग जाता है उसके ऑर्डर को सुनकर कि ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बॉस दिया करते थे मुझे ऑर्डर। इसके बाद में यहाँ पर एक स्टाफ आ जाता है रैनन से बात करने के लिए, जिसका नाम जी होता है दोस्तों। और वो उसे कहने लगता है कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो कि तुम उस कंपनी में भी जॉब करने के लिए आ गए, मेरा पीछा करते हुए, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। आखिर तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी। फिर यहाँ पर जी आकर कहने लग जाता है वो तो ये है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड फोटोशूट में तो वो कुछ और ही दिखा रही थी। रैनन यहाँ पर पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरी प्राइवेट फोटोज किसी को सेंड की है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि देखो इन सब चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप यहाँ पर इस कंपनी में मेरे साथ काम करने के लिए आई हो तो मैं बता देता हूँ कि अगर तुम नहीं चाहती कि कोई और भी तुम्हारी इस प्राइवेट फोटोज और वीडियोज़ को देखे तो चुपचाप इस कंपनी से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर रैनन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसका फ़ोन छीन लेती है एंड सीधे नीचे फेंक देती है। जी को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो उसे थप्पड़ी मारने जा रहा होता है, तो रैनन उसका हाथ पकड़ लेती है एंड उसे जोरदार वापस से थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर इतने में ही प्रेसिडेंट यानी कि लिन की एंट्री हो जाती है। तो फिर यहाँ पर लिन से वो बड़ा चढ़ा के बताने लग जाता है कि बॉस इसे देखिए ना, ये आज ही लड़की आई है और मुझे मार रही है और ना जाने मुझे कैसे उल्टी सीधी चीज़ें कह रही थी। आप इसे जानते नहीं तो मैं बता दूँ ये एक नॉर्मल सी डिलीवरी गर्ल है, इसने ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई भी की नहीं है, तो फिर वो ये इस कंपनी को बिलोंग भी नहीं करती है। आप इसे अभी के अभी इस कंपनी से बाहर निकाल दीजिए। फिर यहाँ पर जी खड़ा होकर कहने लग जाता है बड़ी प्राउडली कि देखना अब कैसे मेरे बॉस तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दे, फिर बाद में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा स्टैंडर्ड्स क्या, तुम्हारी औकात क्या है। यहाँ पर तो बाद में लेन कहने लगता है कि अच्छा स्टैंडर्ड्स की बात तुम कर रहे हो, यानी यहाँ पर वो गुस्से में कहने लगता है कि ये लड़की मेरी स्पेशल लड़की है, यानी कि मेरी गर्ल है, ये मुझे बिलोंग करती है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर तो वो जोर से अपने सिस्टर को बुलाता है और कहता है इसे और इसके दोस्त को भी, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो, कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दो। फिर यहाँ पर तो वो गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लग जाता है, बट फिर भी यहाँ पर लिन को दया नहीं आ रही होती है। और आती भी कैसे, क्योंकि लिन की बॉडी के अंदर लिन थोड़ी ना बल्कि रैनन होती है। एंड रैनन भी यहाँ पर अपना बदला निकाल रही होती है और निकालना भी चाहिए था उसे। साथ ही में यहाँ पर रैनन से भी वो माफ़ी मांगने लग जाता है उसके पैर पकड़कर। तो लिन कहता है कि ठीक है, लगता है तुम सिंसियर होकर यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगा, लेकिन तुम्हारी जॉब पोजीशन में मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर टॉयलेट क्लीन करने होंगे। एंड यहाँ पर जी हाँ बोल देता है, जिसके बाद में यहाँ पर रैनन और लिन को घर पर देखते हैं, जहाँ पे लिन की बॉडी यानी कि रैनन की आत्मा तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही होती है और दोस्तों दूसरी तरफ रैनन की बॉडी यानी कि लिन की आत्मा कपड़े फोल्ड कर रही होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर लिन रैनन से कंप्लेन करने के लिए आ जाता है कि देखा आज मैंने कैसे उस गधे को अच्छा सबक सिखाया। लिन कहता है अरे देखो एक भी शब्द मत बोलो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे यहाँ पर सोने के लिए जाना होगा और मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे दिन अपनी बकबक करती रहोगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिन बोलती जा रही होती है, तो फिर वो कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ तुम किस चीज़ से गुजर रहे हो, लेकिन मुझे तो मजा ही आ रहा है। यहाँ पर रैनन से कहने लगती है वो कि तुम्हें तो उसे जल्द से जल्द कंपनी से फायर करना होगा। लिन यहाँ पर कह देता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने उसे बदला लेना शुरू किया, सबक सिखाना शुरू किया और तुम चाहते हो मैं इतनी जल्दी उसे फायर कर दूँ और अपना मजा किरकिरा कर लूँ। इसके बाद में यहाँ पर रैनन शावर लेने के लिए जा रही होती है, तो लिन उसे एकदम से रोक देता है और उसके बटन बंद करता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम शावर लेने बिल्कुल नहीं जा सकती हो। रैनन कहती है ठीक है कोई सोल्यूशन निकालो। फिर यहाँ पर रैनन को वो लेकर जाता बाथरूम एंड फिर लिन की बॉडी रैनन से कहने लगती है कि देखो तुम अपनी आंखों को बंद कर लो, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। फिर यहाँ पर वो उसके बटन खोलने लग जाता है, जहाँ पर रैनन उसका हाथ हटा कर बोलती है कि अरे अगर तुम ऐसे बटन खोलोगे तो सदियाँ गुजर जाएंगी सिर्फ बटन खोलने में। फिर वो जल्दी से अपनी शर्ट को निकाल देती है, जहाँ पे वो अपनी बॉडी को देखने जा रही होती है मिरर में। एंड यहाँ पर लिन फटाफट से अपने स्वेटर की मदद से उसे हक कर लेता है ताकि वो अपनी बॉडी को देख ना पाए। एंड उसी समय दोस्तों यहाँ पर आ जाती है लिन की मोम,
जहाँ पर वो उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो फिर रैनन कहने लगती है, मोम देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर उसकी मोम लिन की ओर देख कर कहने लगती है, देखो मैं अभी से बता रही हूँ तुम्हें कि मैं तुम दोनों की शादी को बिल्कुल मंजूरी नहीं दूंगी, क्योंकि ये लड़की बस एक मामूली सी फूड डिलीवरी गर्ल है और ऐसी लड़की मेरी फैमिली में शादी करके कभी नहीं आ सकती है। तो फिर लिन यहाँ पर चिल्लाकर कहने लग जाता है कि अरे फूड डिलीवरी गर्ल है तो इसमें क्या है दिक्कत हो गई। फिर उसे याद आ जाता है कि वो तो अभी लिन की बॉडी में, यानी कि वो रैनन की सोल है, तो मुझे शांति से बात करनी होगी और हैंडल करनी होगी बात। एंड यहाँ पर वो कहता है कि देखिए मॉम अभी तो मेरी असिस्टेंट है तो इसका स्टैंडर्ड तो आप ऊंचा हो गया है, तो फिर आप ऐसे कैसे ना बोल सकती हैं। एंड यहाँ पर उसकी मोम का बीपी हाई लो होने लग जाता है। तो फिर रैनन यहाँ पर उसे मेडिसिन देने लगती है। उसकी मोम यहाँ पर उसे देखे जा रही होती है जब वो मेडिसिन लेकर आती है। रैनन कहती है कि अंदर और मेडिसिन पड़ी है। एंड यहाँ पर उसकी मोम और भी सुनाने लगती है, अच्छा तो अब तुम यहाँ पर घर घर का कोना जानती हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, आज तो देख लेना यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं हिलने वाली हूँ, अब से मैं यहीं पर रहा करूँगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कमरे के अंदर। फिर यहाँ पर लीनू से कहने लगता है, देखो अगर तुम्हें हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करना होगा तो फिर तुम्हें इसके लिए सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसके लिए पहला स्टेप होगा अपनी मोम को यहाँ से घर से बाहर निकालो। यहाँ पर रहने कहने लग जाते कि मुझे पता है कि वो मेरी मोम है, मैं कितना भी उससे बोल लूँ, मेरा मतलब है कि तुम कितना भी उससे बोल लो यहाँ से वो नहीं जाने वाली है। वो अपने डिसीजन एक बार ले लेती है तो उस पर अड़क रहती है। उसकी मोम यहाँ पर पहुँच जाती है लिन के कमरे में उसे सूप देने के लिए। एंड यहाँ पर तो वो देख लेती है लिन एक मेल मॉडल को देख रहा होता है, यानी कि एक लड़के की बॉडी को, और यहाँ तक कि वो उसे किस भी कर लेता है और उसकी मोम देख लेती है। उसकी मोम को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग फीलिंग होती है। एंड यहाँ पर वो जोर से चिल्ला देती है, जिसके बाद में यहाँ पर आंटी मिलने लगती है रैनन से। एंड उसे वो 1 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है, देखो बेटा इन पैसों को रख लो और मेरे बच्चे यानी कि मेरे बेटे को छोड़ दो हमेशा के लिए। यहाँ पर फिर रैनन कहने लगती है कि आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं इन पैसों के लिए आपके बेटे को नहीं छोड़ सकती हूँ। एंड यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि तुमने टेस्ट को पास कर दिया, अब तो मेरे बेटे के साथ में 7 जन्मों तक रह सकती हो। तो रैनन को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी मोम इतनी जल्दी अपने डिसीजन कैसे बदल सकती है। पीछे से यहाँ पर लेना चाहता है जो कहने लगता है कि 1 मिनट यहाँ पर मेरी बात हो रही है तो फिर मेरे बिना आप डिसीजन कैसे ले सकती है। यहाँ पर लिन कहने लगता है कि मोम अभी तक मैंने एग्री नहीं किया। तो फिर रैनन कहता है कि जो भी हो मेरा डिसीजन भी फाइनल डिसीजन है। फिर यहाँ पर उसकी मोम अपना चश्मा निकाल देती है जहाँ पर उनकी आंखों पर तो पूरे के पूरे डार्क सर्कल्स हो गए थे। एंड यहाँ पर वो दोनों के दोनों मोम को देखकर तो यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। एंड उसकी मोम यहाँ पर बताती है कि मैंने पूरी रात मैं नहीं सो पाई हूँ, जब भी मैंने आंखें बंद किया है तब मुझे वो सीन याद आ जाता था कि। एंड यहाँ पर भी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन होता है एक लड़की की वेडिंग ड्रेस में। एंड यहाँ पर वो एकदम लड़कियों जैसे बिहेव कर रहा होता है। साथ ही में यहाँ पर एक लड़का भी उसके साथ मौजूद था जो कि यहाँ पर उसका ग्रूम था जिसके साथ वो शादी करने वाला था। उसकी मोम रैनन से एक और रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों आज ही जाओ और जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। रैनन यहाँ पर मना कर देती है तो उसकी मोम कहती है, देखो 1 मिलियन है ना तो मैं 5 मिलियन तुम्हें दे दूंगी। यहाँ पर बाजू में बैठा लिन कह देता है कि ठीक है डील डन हो चुकी है। एंड वो उसे कार्ड को ले लेता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। और दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद तो यहाँ पर जो लिन था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम मेरे फेस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, तुमने देखो कैसा कर दिया मेरा फेस, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है क्योंकि तुम स्किन केयर नहीं यूज़ करती हो। रैनन यहाँ पर कहने लग जाती है, फिलहाल ये सारी बातें करने का मौका नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों की बॉडी कब एक्सचेंज होगी हमें पता नहीं है और हमें इस लाइफ स्टाइल के साथ में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना होगा फिलहाल के लिए। तो हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा। लेकिन यहाँ पर लीन उसकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा होता है। एंड यहाँ पर रैनन के फ़ोन पर कॉल आ जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसकी मोम की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल विजिट करना होगा। एंड यहाँ पर लिन और रैनन दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिन बहुत ही घबरा रहा होता है, यानी कि लिन की बॉडी और रैनन की यहाँ पर सोल। इसके बाद में यहाँ पर दोनों अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे लिन की बॉडी रैनन से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, प्लीज़ मेरी बेइज्जती मत करवा देना। फिर बाद में वो लोग अंदर चले जाते जहाँ पे रैनन बैठ जाती है। एंड यहाँ पर उसकी मोम रैनन को टेंशन लेने से मना करती है। फिर वो पूछने लगती है आखिर इंसान कौन है जो तुम्हारे साथ में आया हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं इसका बॉस हूँ, हम दोनों रास्ते पर मिल गए थे तो मैंने
मैंने सोचा कि मैं उसको हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर दूँ। तो फिर यहाँ पर वो उससे थैंक यू बोलने लगती है एंड उसकी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि मेरी बेटी की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पर वो उसकी लाइफ के बारे में भी बताने लगती है कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान है, बहुत ही अच्छी इंसान है। और रही बात इसकी लाइफ की, तो बचपन में ही मेरे और उसके डैड का डाइवोर्स हो गया था, जहाँ पे इसके बाद में उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी जो स्टेप मदर है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। एंड यहाँ पर उसकी स्टोरी सुनते सुनते तो लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड यहाँ पर लिन भी रोना शुरू कर देता है, जहाँ पर साथ ही साथ में वो कहता है मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे और तुम उसका ख्याल रखना बेटा। फिर लिन कहने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं अच्छे से रख लूँगा। रैन यहाँ पर लिन की ओर देखती है एंड सोचने लगती है कि ये तो मेरी बॉडी की और मेरी इमेज की पूरी धज्जियाँ उड़ा देगा। रैनन यहाँ पर अपनी मम से कहती है एक्चुअल में मेरे जो बॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, इसीलिए वो यहाँ पर रो पड़े। तो उसकी मम कहती है अरे बेटा ये तो अच्छी बात है ना, बॉस अगर यहाँ पर ज़्यादा इमोशनल होंगे तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते, जहाँ पे रैनन लिन से कहने लगती है कि मैं अब सब समझ रही हूँ कि तुम पैसों के पीछे क्यों भागा करती थी, क्यों तुम पैसों को इतनी ज़्यादा अहमियत दिया करती थी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मोम के बिल्स पे करने होते थे हॉस्पिटल के। लेकिन टेंशन मत लो, एक बार हमारी बॉडी वापस स्विप हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी मोम के सारे बिल्स पे कर दूंगी और तुम्हें मुझसे वो सब पैसे भी लौटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो वो उससे कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे पैसे दे भी रही हो तो भी मैं वो पैसे यहाँ पर तुम्हें लौटा दूंगी। लेकिन यहाँ पर रैन उसकी बात भी नहीं सुनती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं रैन की स्टेप मदर को, जो कि वहाँ पर लिन के साथ उसे देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि अब मैं समझी कि हॉस्पिटल के बिल्स कैसे पे कर पा रही है, अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। इसके बाद में उसकी मम पहुँच जाती है उसकी कंपनी में अपने बेटों को लेकर एंड यहाँ पर तो जी भी होता है जो आग में घी डालने का काम किए जा रहा होता है और वो कहता है आंटी आपको पता नहीं है इस कंपनी में स्टार्टिंग सैलरी 1 मिलियन है। यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि अब टाइम आ गया है जहाँ पे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, जहाँ पर उसकी मोम को वो माइक्रोफोन लेकर आ जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लग जाती है इससे मिलो ये हमारे घर की बेटी है, जहाँ पर इसने अमीर इंसान को फंसा लिया और अच्छी जॉब भी पाली और ये अब हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। फिर यहाँ पर तो रैनन के पास वो आ जाती है, रैनन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग को है कौन। तो इतने में यहाँ पर लेना चाहता है तो रैनन को वो बताता है और रैनन उससे कहती है कि सब इन सबको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। फिर रैनन उस आंटी को कहने लग जाती कि देखो अगर आप यहाँ से नहीं गई तो फिर हमें पुलिस को कॉल करनी होगी। एंड आंटी यहाँ पे इतनी बेशरम होती है, वो कहती है ठीक है कर दो पुलिस को कॉल, मैं भी देखती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, सबका पर्दा फाश हो जाएगा। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो कि लिन से कहने लगता है कि बॉस मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये लड़के इसकी फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, इनको सिर्फ पैसे दिखते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर तो आंटी कहने लग जाती कि मेरे बेटे की शादी से पहले मुझे इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं रोज़ से यहाँ पर तुम्हें परेशान करने नहीं आऊँगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। बाद में यहाँ पर लिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि कैसे पैसे तुम मांग रही हो और तुम कह क्या रही हो, तुम्हारे पैसे कौन से पैसे, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो एकदम लग्जरियस लग रहे और तुम्हारे बेटे की चैन तो देखो कितनी ज़्यादा हैवी है और कितनी महंगी भी लग रही है। यहाँ पर तो उसके बेटे गुस्से में आ जाते हैं, जहाँ पे उसका बेटा लिन के ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन यहाँ पर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका धक्का मार देता है और कहता है अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा जो तुम भुगत नहीं पाओगे। तो आंटी भी अपने बेटे को लेकर वहाँ से डर के मारे चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग वीडियोस सिखाने लगते हैं, जहाँ पर लिन की बात डायरेक्टर से होने लगती है। एंड यहाँ पर सभी डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि एक लड़की के लिए तुम अपनी कंपनी की रेपुटेशन को दांव पर कैसे लगा सकते हो, तुम करना क्या चाहते हो आखिरकार। यहाँ पर वो लोग उसे वार्निंग दे देते, जहाँ पे वो लोग उसे उस कंपनी से फायर करने वाले थे। फिर इसके बाद में लिन और रैनन घर पर होते, जहाँ पर लिन रोते हुए आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही गुस्से में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आकर उन्होंने सच में मुझे फायर कर दिया। तो फिर रैनन यहाँ पर कहने लग जाती है अरे तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिन की ओर देखती है और फिर वो रोने लग जाता है और वो काफ़ी टेंशन में भी होता है और इससे कहने लगती है कि तुम एटलीस्ट रो तो मत, ये सब कुछ काम छोड़ो और हमें सबसे पहले हमारी बॉडी को स्वीप करने के बारे में सोचना होगा, हमें फिर से लिफ्ट में उसी पोजीशन में बैठना होगा जिस पोजीशन में हम उस दिन थे। फिर यहाँ पर वो लोग लिफ्ट में जा रहे होते हैं, जहाँ पे असिस्टेंट लिफ्ट में आता है तो फिर वो शर्मा के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट में रहने के बाद भी कुछ काम नहीं आता, यानी कि उनकी बॉडी स्विप नहीं होती है, वैसी ही रहती है। तो फिर लिन कहने लगता है कि हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट की वजह से हो। तो फिर रैनन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और वो रूम से बाहर आ जाती है। तो लिन उसको रूम के अंदर खींच लेता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों के फेस सीधे काले होकर बाहर निकलते हैं
और अभी भी उनकी बॉडी की जो सोल थी उसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं हुए थे। और ये सीन वाकई में बहुत ही ज़्यादा फनी था। तो यहाँ पर तो वो भगवान भरोसे बैठ जाते हैं और तंत्र मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी अब उनकी बॉडी स्विप नहीं होती है। फिर लिन यहाँ पर कह देता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। दोस्तों लिन कहने लगता है कि शायद से किससे हो सकता है, लेकिन लिन पीछे हट जाता है। तो फिर रैनर उसे नीचे बिठाती है और सोफे पर लेटा देती है और उसे किस कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो लिन उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि देखा तुमने मेरी किस भी ले ली और फिर भी देखो चेंजेस नहीं हुए। तो फिर रैनर कहती है अरे तुम चिल्ला क्यों रहे, तो मैंने तो कहा था किस कर लो, किससे हो जाएगा, तो मैंने कर ली। इसके बाद में यहाँ पर उनके मेन मोटिव होता है कि पहले मिस्टर वैंग को वापस कंपनी में लाना और अपना प्रोजेक्ट के बारे में वापस से शुरू करना। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में चले जाते हैं जहाँ पे उसका असिस्टेंट जो होता है वो लिन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा होता है। एंड यहाँ पर लिन उससे अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा था कि उसका असिस्टेंट जो है वो तो यहाँ पर एक गे है। फिर यहाँ पर रैनर उसे बाहर लेकर आ जाती है और उसे वार्निंग देती है, समझाने लगती है। तो लिन भी कहता है कि ठीक है मुझे क्या, ये तो तुम्हारी बॉडी है। इसके बाद में वो लोग वापस अंदर जाते हैं। तो असिस्टेंट रैनर से कहने लगता है कि मेरे पास एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट है जो अंदर टेबल पर पड़ा होगा, तो फिर तुम जाकर उसे लेकर आ जाओ। एंड यहाँ पर तो रैनर लिन को अकेले छोड़कर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो देखती है यहाँ पर लिन तो उसे गे के साथ में किस करने वाला था। तो फिर यहाँ पर तो फटाफट से वो आकर उस गे वाले इंसान को अलग करती है और गुस्सा हो जाती है और कहता है कि नील डाउन कराकर माफी मांगो तो ही साइन करूंगा, वरना बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। और रैनर उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद में यहाँ पर लिन बैठा होता है सभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के साथ में, जहाँ पर वो लोग मिलकर वापस से उसको सुना रहे होते। तो लिन कहता है कि ठीक है अब मानता हूँ मैंने कोई भी प्रोजेक्ट को असाइन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं बस हाथ पे हाथ रखा बैठा रहता हूँ, मैं भी तो अपना पूरी एफर्ट्स लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ। और रही बात तुम सब की, तो तुम सब बताओ ना, तुम सब ने क्या ही पहाड़ उखाड़ लिया, तुम सब करते क्या हो, तुमने तो कंपनी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाली मुझे रिव्यूज़ और एडवाइस और मेरे ऊपर डांट मारते रहते हो। इसके अलावा बता दो तुम लोग करते क्या हो। एंड इतने में यहाँ पर जावा जाता है जो कि ताली बजाने लग जाता है और कहता है कि अरे वाह तुम तो स्पीच देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर बन चुके हो। एंड यहाँ पर जो लिन होता है वो तो बार बार जाओ की ओर ही देखिए जा रहा होता है। फिर लिन को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लिन का बड़ा भाई वो उसकी ब्यूटी पर फिदाई हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जाओ उन्हें आर्ग्यूमेंट्स देने लगता है और सबको समझाने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर रैनर आ जाती है कि जो कि उन्हें वापस से एक एग्रीमेंट दिखाती है जो कि जाओ के एग्रीमेंट से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पर तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो रैनर के एग्रीमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर तो जाओ रैनन की ओर देखकर याद करने लग जाता है कि ये तो वही लड़की है। और हमें दोस्तों बताया जाता है कि रैनन और जाओ एक ही साथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। यहाँ पर दूसरी ओर लिसा को दिखाया जाता है। फिर अंदर वो से हक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एंड यहाँ पर तो जाओ उसे अपने आप से दूर करता है, फिर भी वो दूर नहीं हो रही होती। तो रैनन उन दोनों को दूर करती है। जहाँ पे तो रैनन उससे हैंडशेक करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो रैनन उसके हाथ में हैंडशेक नहीं करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट देकर लिन को वहाँ से घसीट कर वहाँ से लेकर चली जाती है। और यहाँ पर तो रैनर लिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी भी वॉर्न कर रही हूँ, इस इंसान से दूर हो क्योंकि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। लिन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों के बीच में कंपनी कॉम्पिटिशन होने वाला है। रैनर यहाँ पर उससे गुस्से में देखकर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनर कॉल लगा लेती है लिन को, जहाँ पर तो वो कहने लगती है कि तुम्हारी बॉडी तो कुछ ज़्यादा ही वीक है, मैंने तो बस कोक ही पी थी और मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि पूछो मत। लिन यहाँ पर उससे डेट चेक करने के लिए कहता है। रैनर बताती है कि आज 18 है। तो फिर लिन बोलता है कि हाँ कोक की वजह से नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं। रैनर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रहा है। तो फिर उसे समझ में आता है कि ये तो रैनर की बॉडी है, लेकिन मैं तो अंदर से लिन की सोल हूँ, तो मेरे पीरियड्स कैसे भला स्टार्ट हो सकते हैं। लिन यहाँ पर उसे समझाता है कि देखो तुम्हारे पास सैनिटरी पैड्स ज़रूर होंगे, जाओ मैं जो जगह बता रहा हूँ वहाँ पर जाकर चेक करो और चुपचाप उसे पहन लो। इतना बोलकर तो वो कॉल कट कर देता है और फिर मज़े में चिप्स एंजॉय करने लग जाता है। इसके बाद रैनर यहाँ पर सैनिटरी पैड ले लेती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करते। तो फिर वो फोटो निकाल कर भेज देती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका इस्तेमाल कैसे। और दूसरी तरफ लिन था जो यही सोच रहा था कि पता नहीं वो क्या कर रही होगी, मुझे जाकर देखना चाहिए। और जैसे वो जा रहा होता है सामने से वो देखता है जाओ को, जिसके हाथ में टिफिन होता है। एंड जैसे यहाँ पर रैनर दरवाज़ा खोलती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाला सूप लेकर आया, तो इसे पी लो, इससे तुम्हें रिलीफ होगा। लेकिन इतने में यहाँ पर रैनर लिन को अंदर लेकर सीधा दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पर इसके बाद में रैनर अपने पेट दर्द की चीज़ उसे बताने लगती है और कहती है कि मैं इस पेट दर्द का क्या करूँ, ये मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, जल्दी कुछ करो, मेरी तो पूरी की पूरी बॉडी पेन कर रही है। एंड यहाँ पर तो लिन उसे एक एक करके समझाने लग जाता है कि देखो ये स्टेप वाइज चीज़ होती है,
अब तुम बदल चुके हो, तुम एक वुमेन बन चुके हो, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा तो होना ही था। और रही बात पेट दर्द की, तो इसके अलावा तुम्हारी बॉडी पेन करेगी, तुम्हारी थाई पेन करेगी, धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इरिटेट हो जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा मूड जो है वो बदल जाएगा, जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करेगा और तुम्हारा मूड हमेशा एकदम ख़राब होता रहेगा। रहने कहने लगती है, मेरा मूड तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा पेट ज़रूर ख़राब हो रहा है, यानी कि मुझे पेन हो रहा है। तो तुम सच कह रहे हो। यहाँ पर बाद में तो लीन उसके पेट पर मसाज करने लगता है और कहता है शायद इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाए। यहाँ पर तो वो उसे और भी ज़्यादा पेट दर्द करने लग जाता है, तो फिर वो पेन किलर्स मांगने लगती है, लेकिन लीन पेन किलर्स देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पेन किलर्स दी तो फिर ये मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और बाद में क्या पता मेरे पीरियड्स टाइम पर ना आए। तो फिर यहाँ पर तो जाओ ने रैनन को मैसेज भेज दिया होता है, तो फिर लीन उसके फ़ोन को चेक कर लेता है, लेकिन यहाँ पर रैनन फटाफट से फ़ोन खींच लेती है, जिससे चक्कर में वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं एंड उनके बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे रैनन नेक्स्ट डे ऑफिस में बैठी होती है और उसी लास्ट नाइट के सीन को याद करके मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन से मिलने के लिए जावा जाता है, जो कि उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स लेकर आया होता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कॉलेज टाइम में ये तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल मंथ हुआ करता था, तुम्हें बहुत ही सारी चीज़ें खाना पसंद था, तो मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। रैनन यहाँ पर उससे कहने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लीन ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ ला चुका है एंड उसको वो पैकेज लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, तो जाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर उसके कोलिग्स कहने लगते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर वो लिन के साथ हुकअप कर रही थी और अब उसके बड़े भाई के साथ में ये लड़की तो ये लड़कों के आसपास ही घूमती रहती है। तुम्हें लगता है कि एक डिलीवरी गर्ल के लिए सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर तो रैनन कहने लगती है कि हाँ मैं डिलीवरी गर्ल हूँ, मैं तो इसमें क्या हो, डिलीवरी गर्ल भी तो वुमेन्स होते हैं, पैसे कमाते हैं मेहनत करके, तुम्हारी तरह नहीं जो कि बिना काम किए यहाँ पर ऑफिस में बैठकर गॉसिप करने के पैसे ले लेते हैं। पर उसकी जो कोलिग्स थी वो तो उस पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उनकी न्यू जनरल मैनेजर कौन से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि होती है मिया एंड मिया यहाँ पर रैनन को देखकर पहचान जाती है और कहने लगती है हाँ ये तो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी स्कूल टाइम में। इतने में ही सामने से लिन आ जाता है, तो मिया सीधे लिन के पास चली जाती है और कहने लगती है लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर जाकर तो वो लिन के साथ में चिपकने लग जाती है, जहाँ पर तो लिन उसे दूर करने की काफ़ी कोशिश करता है। यहाँ पर तो वो उससे कह देता है कि अभी के अभी मुझसे दूर हटो। रैनन यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही नाटक कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर उसके साथ अच्छे से बात करो, आखिर इसमें उसकी क्या ही गलती है। लिन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। इसके बाद में यहाँ पर तो वो रैनन के पास आ जाती है, उसका प्रोजेक्ट लेकर उस पर चिल्लाने लगती है कि इतना गंदा प्रोजेक्ट तुम कैसे बना सकती हो। रैनन कहती है आखिर इसमें क्या ही खराबी है और कौन सा पार्ट में तुम्हें कमी नज़र आ रही है, जरा मुझे बता दो। लेकिन यहाँ पर तो उसे खुद ही मालूम नहीं होता है, तो फिर वो गुस्से में आकर मिया पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि लिन तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैं और लिन बचपन से एक साथ पले बड़े हैं और हमारे स्टेटस भी मिलते हैं, और अगर तुम सोच रही हो कि लिन तुम्हारे पास आएगा तो बिल्कुल तुम गलत सोच रही हो। बस तुम्हारे साथ वो टाइम पास करने के लिए, उससे पता है कि उसके स्टैंडर्ड्स कितने बड़े हैं और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या है, तुम उसके स्टैंडर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ पर रैनन उससे कहती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ ऐसी बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पर तो मिया कहती है क्यों तुम क्या यहाँ पर बोस लगी हुई हो और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मेरी आवाज़ चुभ रही है। यहाँ पर रैनन उसे पकड़ने जाती है और वो खुद बेखुद नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिन को आते हुए देख लेती है वो। तो फिर यहाँ पर तो लिन पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या। रैनन बोलती है कि मैंने तो इससे छुआ तक नहीं है, खुद बेखुद नीचे गिर गई। एंड यहाँ पर तो लिन कहने लगता है कि क्यों रैनन तुमने तो बहुत ही गलत किया, ये बेचारी बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। एंड यहाँ पर तो लिन बदला ले रहा होता है, क्योंकि उसने तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रैनन को वार्न कर दिया था कि जो मिया है वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वो उसके साइड ले रही थी, तो फिर अब उसको भुगतना भी चाहिए। फिर रैनन उससे कहने लगती है कि नहीं नहीं तुम उसे जानते नहीं हो। इसके बाद में यहाँ पर तो वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहती है, तो फिर बाद में मिया बोलती है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इससे माफ़ी मांगने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन ये नेकलेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है, इसके लिए तो मैं यहाँ पर लिन और रैनन चले जाते हैं कुछ प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए। एंड इसके बाद दोस्तों हमें सीन दिखाया जा रहा है स्कूल के रियूनियन का। एंड यहाँ पर तो वो लिन से पूछते हैं कि यहाँ पर जाना ज़रूरी है क्या, तो फिर लिन की बॉडी यानी कि रैनन की सोल कहती है कि हाँ ऑफकोर्स ये स्कूल की रीयूनियन है तो हमें वहाँ पर जाना ही होगा। एंड यहाँ पर तो वो लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर ली होती है ताकि वो लोग कम्युनिकेट कर सके। एंड यहाँ पर एक एक करके लिन रैनन को सभी के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसकी जो क्लासमेट थी उसके नेकलेस को नोटिस कर दिया और कहने लगती है रैनन तुम्हारा नेकलेस तो एकदम मिया के जैसा दिख रहा है, लगता है तुमने फेक वाला पहना। तो दूसरी वाली कहने लगती है कि ऑफकोर्स वो फेक वाला ही पहन सकती है, हमारी मिया की
हमारी मियाँ तो इकलौती है जो कि यहाँ पर इतनी रिच है, तो इतना महंगा नेकलेस तो ऑफकोर्स वो ही अफोर्ड कर सकती है। और रही बात रैनन की, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गांव की रहने वाली एक विलेजर गर्ल इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड कर पाएगी। एंड यहाँ पर तो वो सभी लोग रैनन को देखकर उसकी बुराइयां करने लग जाते। फिर यहाँ पर तो रैनन तो वो बैग उसे दिखाती है जो कि मियाँ ने उसे दिया था। एंड यहाँ पर तो वो सबसे कहने लगती है कि हो सकता है मियाँ ने मुझे एक नेकलेस गिफ्ट तो किया था, लेकिन ये तो फेक निकला, तो फिर मैं जाकर खुद के लिए रियल वाला लेकर आ गई हूँ। सभी लोग कहने लगते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम इतना महंगा नेकलेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती हो। इसके बाद में यहाँ पर तो उसकी क्लासमेट कहने लगती है कि सारी बातें छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी बुरी थी। यहाँ पर मियाँ बेचारी अपने सीनियर जाओ को डेट कर रही थी और तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया था उनके बीच में आकर, क्योंकि तुम उससे प्यार करती थी। आखिर तुम इतनी बुरी इंसान कैसे हो सकती हो। एंड यहाँ पर तो एक एक करके सभी रैनन को टारगेट करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिन भी उसे जवाब दिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बोलो इसके आंसर में ये बोलो, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ कह ही नहीं पा रही होती है। इतने में यहाँ पर जावा जाता है जो कहने लगता है कि मियाँ को मैं डेट कभी नहीं कर रहा था और मैं पहले से ही सिर्फ और सिर्फ रैनन को पसंद किया करता था। मियाँ कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जाओ कहता है कि देखो भले ही हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुँह में जो आएगा तुम वो बकदोगी। मुझे मेरे खिलाफ ये फॉल्स रूमर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर नेक्स्ट टाइम से वापस से ऐसा कुछ हुआ मैंने सुना तो फिर अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए। रैन को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में रैनन अपना हाथ उससे छुड़ाती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जाओ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है कि मैं ग्रेजुएशन के लास्ट दिन आकर तुम्हें कन्फेस करने वाला था, लेकिन मेरे डैड अचानक से बीमार पड़ गए थे जिसकी वजह से मुझे अब्रोड जाना पड़ा। एंड उसके बाद में मैं तुम्हें सीधा अब देख रहा हूँ जहाँ पर मुझे कन्फर्म हो गया है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। यहाँ पर वो कॉल पर खड़ी रैनन की सोल यानी कि लिन की बॉडी सब कुछ सुन रही होती है। एंड वो तो यहाँ पर इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात थी यहाँ पर जो रैनन थी वो भी तो उसको हाई स्कूल टाइम से लाइक किया करती थी, बस क्या नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर रैनन फ़ोन को कट कर देती है एंड यहाँ पर उसे कहने लगती है कि देखो तुमने मौका खो दिया, इसका मतलब कि तुमने वो चांस गंवा दिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब इस पॉइंट से हमें लगता है कि शायद से जो लिन की सोल है वो यहाँ पर शायद रैनन को लाइक करने लगे, इसीलिए वो पहले से अपना रास्ता साफ करती चल रही है। दूसरी ओर यहाँ पर लिन और रैन घर पर होते तो फिर यहाँ पर लिन तो बड़े मज़े से गाना गाते हुए वाइन पी रहा होता है। एंड यहाँ पर रैन उससे पूछने लगती है आखिर तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों। तो फिर यहाँ पर लिन बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे लग रहा था कि मैं उसे सिर्फ वन साइड लव करती थी, लेकिन यहाँ पर तो जाउन ने भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। और हाँ, जब हमारी बॉडी स्वाइप हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा, उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ जाओ के साथ रहूँगा। यहाँ पर रैनन को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है, यानी कि रैनन की बॉडी और लिन की सोच। तो इसके बाद तो वो यहाँ पर उसकी वाइन को छीन कर खुद पी लेता है। एंड यहाँ पर तो वो चला जाता है बेडरूम में सोने के लिए, लेकिन यहाँ पर रैनन को नींद ही नहीं आ रही होती है। वो सोचने लगती है कि उस बात को, जो डाइवोर्स वाली बात उसने कही थी, लेकिन यहाँ पर तो बेचारे इनको पता ही नहीं होता है कि रैनन पहले से जाओ को कहकर आ चुकी है कि मैं शादीशुदा हूँ और अब उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि उसने अपना रास्ता पहले से साफ कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर उसे जी की कॉल आ जाती, तो फिर वो जी से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे जी उसके साथ बड़े प्यार से बात कर रहा होता है और उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं चाहता हूँ तुम उस सबको भूल जाओ ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन यहाँ पर तो रैनन उसकी बात मानती नहीं है। तो फिर यहाँ पर बातों ही बातों में वो उससे कहने लगता है कि क्यों ना तुम मिस्टर लिन से बात करो मेरी जो पोजीशन को लेकर और मुझे उस टॉयलेट वाले रूम से सीधा वापस से अपनी सीट पर बैठा दो। रैनी कहने लगती है क्या मैं समझ रही हूँ, आखिर तुम अपनी औकात पर आई गई, तुमने अपने काम के लिए मुझे बुलाया, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि मैं तुम्हारा काम कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे वो ज़बरदस्ती रैन को किस करने जाता है। तो उससे यहाँ पर हम देखते हैं लिन को, जैसे वो रैन की आवाज़ को सुनता है तो फिर वो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो जाओ दरवाज़ा तोड़कर आ जाता है, जहाँ पे जाओ को देख रहा था कि यहाँ पर जाओ जिनको लात मारकर पंच मारकर उसे गिरा देता है और यहाँ पर रैन को बचाता है। वही इसके बाद में आप रैनन लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर जी कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप रैनन से प्यार करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर मुझे मेरी पोजीशन वापस कर देंगे तो फिर मैं रैनन को आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ पर तो जाओ कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा घटिया इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सारे काम करते हुए फिरूँ। वहाँ से फिर वो ये कहकर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लिन घर पर बैठ कर रैनन को उसकी चोट पर मरहम लगा रहा होता है, जहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। लिन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो मेरी बूढ़े की फिक्र हो रही है, बस इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें मरहम पट्टी कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या।
यहाँ पर रैनन खुश हो रही होती है मन ही मन में। दोस्तों यहाँ पर लिन कहने लगता है कि तुमने देखा चाओ ने मुझे किस तरीके से बचाया, कि हीरो की तरह आकर दरवाज़ा तोड़ दिया, उस छे को फोड़ तोड़ दिया। एंड यहाँ पर तो रैनन को ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो तो जेलस हो रही होती है कि ये क्यों जाओ की तारीफ कर रही है और वो लिन की ओर देखती भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर तो वो लिन से कह देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे डाइवोर्स ले पाओगी और उसके बाद में तुम उसके साथ में शादी कर पाओगी। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे और जाओ के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दिन मैंने उससे तुम्हारा कॉल कट करने के बाद में अपना मैरिज सर्टिफिकेट तक दिखा दिया था। यहाँ पर रैनन को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से यहाँ पर उसका गला दबाने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर लिन की सोल को यानी कि रैनन की बॉडी को बहुत ही पेन होने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में आती है तो उसकी टेबल पर कॉफ़ी रखी होती है पहले से ही। तो रैनन उस कॉफ़ी को पी लेती है, जहाँ पे उसे चक्कर आने लग जाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि जीत है, जिसने उस कॉफ़ी को वहाँ पर रखा था। इसके बाद में वो उसे एक रूम के अंदर लेकर चला जाता है। दूसरी ओर लिन भी यहाँ पर रैनन को कॉल करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही होती है। तो फिर वो उसे सेम होटल में आ जाता है जहाँ पे रैनन भी थी, और वो रैनन को एक रूम में जाते हुए देख लेता है। तो फटाफट से वो रैनन को वहाँ से उठाकर अपने रूम में लेकर आ जाता है। फिर यहाँ पर रैनन की बॉडी यानी कि लिन की सोल अपनी बॉडी यानी कि रैनन की सोल के साथ में मेकआउट करना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो लोग पूरी रात स्पेंड करते हैं। एंड यहाँ पर तो जैसे ही रैनन उठती है उसे उसकी बॉडी वापस मिल जाती है एंड उन दोनों की सोल्स भी स्विच हो जाती है, यानी कि जिसकी जो सोल थी वो उसकी उसी बॉडी में चली गई थी। यहाँ पर तो अब रैनन की बॉडी में उसी की सोल थी और लिन की बॉडी में लिन की सोल थी। तो फिर यहाँ पर रैनन खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर तो आते ही सबसे पहले वो अपना वेट चेक करती है कि उसका तो 6 kg वेट बढ़ गया है, जहाँ पर तो वो टेंशन में आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिन होता है जो कि अपने ऑफिस में आकर उसी कॉफ़ी को पीता है और कहता है कि इतनी मीठी कॉफ़ी क्यों बनाकर लेकर आए हो तुम। असिस्टेंट को समझ में नहीं आता है कि अचानक से बॉस को ये क्या हो गया, अभी तो ये यही कॉफ़ी पीते आ रहे थे। फिर वो घर जाते वक्त वो नोटिस करता है कि रैनन अपनी टेबल पर नहीं है, यानी कि वर्क प्लेस पर नहीं है। तो फिर वो स्टाफ से पूछता है तो स्टाफ बताती है एक्चुअल में उनका पेट दर्द कर रहा था तो वो वापस घर चली गई है। यहाँ पर तो वो उसके लिए रेड बीन का सूप लेकर चला जाता है, लेकिन रैनन अपने कमरे में होती ही नहीं है। वो यहाँ पर नोट जोड़कर चली जाती है कि अब तक हमारा सफ़र यहीं तक था, अब से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, अब तुम तुम्हारी जॉब देखो और मैं अपनी जॉब देखूंगी। एंड यहाँ पर तो लिन को गुस्सा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर रैनन जाओ से मिलने जाती है, जहाँ पे जाओ से कहने लगता है कि कुछ दिन में मैं वापस अब्रोड जाने वाला हूँ एंड हो सकता है मैं शायद से वापस कभी ना आऊँ, तो तुम भी क्यों ना साथ चलो। रैनन तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है, और रही बात मेरी जॉब की तो फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जाओ यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हें जॉब की पैसे कमाने की सारी चीज़ों की टेंशन करने की क्या ही ज़रूरत है, देखो मैं हूँ ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मुझ पर यकीन रखो बस तुम। यहाँ पर रैनन उसे मना कर देती है और माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम में सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी ने एक थॉट दिया है कि अगर ये मेरी लाइफ है तो फिर मुझे मेरे हिसाब से और मेरे खुद के एक्सपेंसिव खुद ही देखने पड़ेंगे। एंड अगर आज मैं तुम्हारे साथ अब्रोड चली जाती हूँ और तुम मेरा खर्चा उठाओगे तो फिर तुम्हारा सारा खर्चा और प्लस मेरा सारा खर्चा, कितना सारा खर्चा तुम उठाओगे एंड मैं पूरी की पूरी तुम पर डिपेंडेंट होकर रह जाऊंगी, जहाँ पर फ्यूचर में मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना मुझे खुद कुछ नहीं पता होगा, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो मैं खुद को चूज़ करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। यहाँ पर तो जाओ पूछने लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें तुम लिन की वजह से बोल रही हो, तो वो कुछ नहीं कहती है। तो फिर जाओ समझ जाता है कि अब जाओ का जो पत्ता वो कट हो चुका है, यानी कि अब रैनन की ज़िंदगी में उसका कुछ खास वजूद नहीं है। फिर जाते जाते यहाँ पर वो उसे फाइनली हक करता है और सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। रैनन जैसे वहाँ से जाने लगती है तो गुंडे उसके सामने आ जाते, तो फिर वो कह देती है कि मैंने तो कोई पैसे वगैरह तुमसे उधार नहीं लिए, तो फिर तुम यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर तो वे बंदे एग्रीमेंट दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि उसके स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है, यानी कि उन्होंने पैसे यहाँ पर रैनन के नाम पर लिए हैं। तो रैनन कह देती है कि देखो जिसने पैसे लिए हैं ना तो उसी से जाकर पैसे वापस मांगो। यहाँ पर वो लोग गुस्से में आकर उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे, पर इतने में यहाँ पर लेना आ जाता है जो कि उनका हाथ पकड़ लेता है एंड यहाँ पर तो वो गुंडे को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद में रैनन उससे थैंक यू बोलती है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा दूंगा। रैनन कहती है लेकिन वो तो मुझे टेम्परेरी सेव करेंगे, तो फिर लिन कहता है कि मैं तुम्हें परमानेंट सेव कर लूँगा। फिर यहाँ पर लिन उससे कुछ पैसे उधार मांगती है और वो
पहुंच जाती है अपनी मॉम के घर पर, जहाँ पर तो उसकी मॉम और उसका बेटा मिलकर सट्टेबाजी यानी कि जुआ खेल रहे होते हैं। एंड रैनन उनकी बातों को सुन रही होती है कि किस तरीके से उसकी स्टेप मदर उसके पैसे उड़ाने की सोच रही है और हर महीने उसके ब्लैकमेल करके पैसे मंगाने की सोच रही है। फिर यहाँ पर रैनन गुस्से में बाहर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। तो उसके स्टेप ब्रदर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। तो रैनन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और उसके सामने कार्ड रखती है और कहती है ठीक है, इसमें 1 मिलियन है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी अगर तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। एंड यहाँ पर वो एग्रीमेंट होता है कि अब से यहाँ पर रैनन उनकी बेटी नहीं है और उनका और रैनन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। फिर यहाँ पर तो वो आंटी पैसों के लिए साइन कर देती है एंड रैनन बाद में उस कार्ड को लेकर उस एग्रीमेंट को लेकर वहाँ से चली जाती है। लिन यहाँ पर रैनन से पूछने लगता है कि क्या सच में तुम मुझसे डाइवोर्स देना चाहती हो। तो रैनन यहाँ पर उदास होकर कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि बॉडी जब वापस से अपने पोजीशन में आ जाएगी तब हम एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे। लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। तो अब लिन रैनन से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर रुकना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग एक रूम में सोने लगते हैं जहाँ पे लिन बड़े जोर से रैनन को हक कर लेता है। रैनन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी मोम यहाँ पर थोड़ी ना है। वो कहता है कि मोम कभी भी आ सकती है, तो बस मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि वो हमें अलग ना देखें, तुम्हें पता नहीं है। फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि उन्होंने लास्ट नाइट किस किया था बहुत ही पैशनेट तरीके से, जिसकी वजह से आप उनकी बॉडी की जो सोल थी वो आपस में एक्सचेंज हो गई थी। तो क्या पता इस बार भी वो लोग वापस से किस करे, उनकी पोजीशन यानी कि उनकी जो सोल है वो वापस से अलग हो जाए। तो इस डर के मारे यहाँ पर लिन दूर हो जाता है। लेकिन उसे रैनन को किस करने का काफ़ी ज़्यादा मन था, बट फिर भी यहाँ पर वो कंट्रोल करता खुद को और चुपचाप अलग सोने के लिए कहता है। जिसके बाद में यहाँ पर रैन चली जाती है लिन की कैबिन में अपनी फाइल सबमिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसके कैबिन में तो शिन होती है एंड शिन यहाँ पर उसकी चेयर पर बैठी होती है और वो अपने आप को एज ए लिन की वाइफ इंट्रोड्यूस करवाती है। जहाँ पे रैन कहने लगती है अगर आपको पता हो तो फिर हम दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शिन यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं थोड़ी टाइम के लिए अब्रोड क्या गई कि यहाँ पर सारी चीज़ उलट पुलट हो गई, लेकिन अब मैं इस हवा को सही तरीके से चला दूंगी। जो ये इधर उधर की हवाएं चल रही हैं तो सब कुछ अब अपनी जगह पर होगा। लेकिन यहाँ पर तो इतने टाइम में वो लेना चाहता है जहाँ पर शिन चली जाती है लिन से चिपकने के लिए। बाद में यहाँ पर रैन को गुस्सा आ जाता है तो वो कह देती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम अपने फ्योंसी के साथ में आराम से बैठ कर गॉसिप करो। लेकिन लिन यहाँ पर उसे रोकता है और जाने नहीं देता एंड बाद में वो रैनन के साइड चला जाता है और फिर वो शिन को वार्निंग देने लगता है कि देखो तुम यहाँ पर अब्रोड भाग गई थी मुझे बिना बताए, मैं नहीं चाहता कि तुम आए दिन सबको यहाँ पर ये फॉल्स रूमर्स फैलाती फिरो कि मैं तुम्हारा फ्योंसी हूँ। जहाँ पर हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी लेकिन हमारी इंगेजमेंट हुई तो नहीं ना, तो यहाँ पर तुम ये फॉल्स रूमर्स फैलाना बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर वो लड़की थी जो कि मान ही नहीं रही होती है। तो फिर यहाँ पर लिन को गुस्सा आ जाता है। लिन कह देता है कि जो करना है कर लो, मैं और रैनन ऑलरेडी शादीशुदा हो चुके हैं। एंड यहाँ पर रैन को बढ़िया अच्छा लगता है ये वर्ड सुनकर क्योंकि लिन उसकी साइड ले रहा होता है। इसके बाद में हम यहाँ पर शिन को देखते हैं मियाँ के साथ में, जहाँ पर मियाँ को उसने बांध कर रखा होता है। एंड हमें पता चलता है कि शिन ने मियाँ के थ्रू यहाँ पर रैनन का पता लगाया था। इसके बाद में यहाँ पर शिन बड़ी चालाक होती है, वो कंपनी के एक अच्छी सी स्टाफ से मिलती है जो कि आए दिन आंटी की तरह पंचायत क्या करती थी एंड उसे कह देती है कि मैं उसकी फ्योंसी बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर उसको अब ज़बरदस्ती रैनन के साथ शादी करनी पड़ रही है क्योंकि रैनन तो शादी होने से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। ऐसे फॉल्स रूमर्स सिर्फ तुम फैला दो। एंड यहाँ पर स्टाफ सभी के सामने इन रूमर्स को वो फैला देती है जहाँ पे असिस्टेंट जाकर लिन को सब कुछ बता देते हैं और लिन को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो फिर लिन अपने ऑफिस से सीधा चला आता है स्टाफ के सामने और सभी के सामने यहाँ पर रैनन का हाथ पकड़कर ऐलान कर देता है कि तुम में से कोई भी अगर इस रूमर्स को और आगे लाने की कोशिश करेगा तो मैं उससे कंपनी से अभी के अभी बाहर निकाल दूंगा। और रही बात मेरी और रैनन की, तो हम दोनों की शादी हमारी फैमिली के अप्रूवल से हुई है, ना कि किसी सिचुएशन की वजह से, और हम लोग हमारी शादी में बहुत ही खुश हैं। इसके बाद में रैनन को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है कि लिन उसकी तारीफ कर रहा है, उसके साइड ले रहा है। इसके बाद में यहाँ पर लिन चला जाता है कुछ दिन के लिए अब्रोड क्योंकि उसका एक मैन बिजनेस US में साइन होने वाला था। एंड यहाँ पर फिर वो रैनन से वीडियो कॉल के जरिए बात भी कर लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर रैनन का इंपॉर्टेंट टास्क होता है जहाँ पे जानबूझकर जो शिन होती है वो उसके प्रोजेक्ट को घुमा देती है। रैनन यहाँ पर आकर माफ़ी मांगने लगती है तो उस क्लाइंट को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारे ऑफिस के लोग कितने ज़्यादा कैजुअली सॉरी कैसे बोल सकते हैं, मैं अपने यहाँ पर टाइम निकाल कर आया हूँ प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए और मेरे टाइम की कोई अहमियत ही नहीं है और तुम्हारे पास प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तक भी नहीं है, तुम्हें क्या मजाक समझ रखा है। फिर यहाँ पर शिन के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर रैनन पर चढ़ने लग
जाते हैं, यानी कि उसे सुनाने लग जाते हैं, उसे टारगेट बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर तो शिन कह देती है कि आप तुम इस कमरे में रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो, एंड यहाँ पर तो वो उसे निकाल देती है कंपनी से। दूसरी ओर जब यहाँ पर वो अपने ट्रिप से वापस आता है लिन तो रैनन के बारे में पूछने लग जाता है, एंड यहाँ पर मिनी उसे बताने लगती है कि ये सब कुछ शिन की वजह से हो रहा है। मैंने तो यहाँ पर जो रैनन के प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट था और रैनन का जो प्रोजेक्ट था वो उसी की ड्रॉर में देखा था अच्छे से, और मैडम शिन ने सब कुछ जानबूझ के किया ताकि यहाँ पर वो रैन को इस कंपनी से बाहर निकाल सके। इसके बाद में सीसीटीवी फुटेज लिन देखता है, एंड यहाँ पर तो शिन को वो बुला लेता है और उसे भी वो सब कुछ दिखाता है। यहाँ पर तो शिन कहती है कि ठीक है मैं मानती हूँ ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ मैंने हमारे लिए किया, हमारे प्यार के लिए किया है। लिन कहता है कि मेरा नाम बीच में लाना बंद कर दो, मेरे नाम को बदनाम मत करो, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर शिन को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। फिर यहाँ पर तो सभी स्टाफ अपने फ़ोन में एक मैसेज को देखते हैं जहाँ पे शिन ने अपोलोलाइज मैसेज को डाला होता है, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आगे चल क्या रहा है। एंड यहाँ पर तो शिन अपना सारा सामान लेकर कमरे से जाने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर एक कैप और मास्क पहने वाले इंसान से वो कॉल पर बात कर रही होती है, जिसके साथ में वो हाथ मिलाने वाली थी और मिलकर यहाँ पर रैन को तबाह करने वाली थी, यानी कि कुछ तो वो घटिया प्लानिंग बना रही थी। इसके बाद में यहाँ पर तो लिन वापस घर आ जाता है जहाँ पे रैन ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया होता है। लिन उससे सब कुछ पूछता है, लेकिन रैन ने तो उसे कुछ नहीं बताया था, एंड लिन बाद में उसे सब कुछ बताने लगता है जो कुछ भी ऑफिस में हुआ, और कहता है कि मैं तुमसे डिसपॉइंटेड हूँ। अच्छा दोस्त, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी, लेकिन तुमने तो मुझसे सारी की सारी बातें छुपा ली। फिर यहाँ पर तो रैनन उससे अपने रीजंस बताने लगती है। इसके बाद में लिन उससे कहता है कि कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो वापस से ऑफिस को, और साथ ही साथ में यहाँ पर रैनन उसे गिफ्ट देती है जो कि एक नेक टाई होती है, और उससे उसका गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। इसके बाद में लिन से वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तुमसे। एंड यहाँ पर लिन यहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि क्या पता उसे मुझसे किस चाहिए होगी, या फिर वो आज ही अपने प्यार को कन्फेस करने वाली हो। तो अच्छे से वो तैयार होकर अपने बाथरूम में बाहर आता है, जहाँ पर तो रैनन कहने लगते हैं कि मुझे मेरी सैलरी इंक्रीज करानी है। ये बात सुनकर तो लिन हैरान हो जाता है और कहता है अरे ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने तो क्या क्या सपने सजा लिए थे। रैनन कहती है कि हाँ सैलरी की ये भी तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बाद में अपने असिस्टेंट के साथ में बैठा होता है, उसका असिस्टेंट कह रहा था कि सर आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं, आप कब से इस कॉन्ट्रैक्ट को घूरे जा रहे हैं लेकिन पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। लिन यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि आखिर एक मैन को कैसे प्यार कर सकती है। तो यहाँ पर तो उसका असिस्टेंट समझाने जाता है और उसे सारे आइडियाज़ देने लग जाता है, यानी उसका असिस्टेंट उसका लव गुरु बन जाता है। इसके बाद में तो लिन रैनन को लेकर एक कैंडल नाइट पर आ जाता है, जहाँ पर तो वो उसके साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। फिर यहाँ पर रैनन के लिप्स पर कुछ लगा होता है, तो फिर लिन टिश्यू से उसे साफ करता है। रैनन उससे कहने लगते हैं कि आज तुम इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो और मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो, ऐसे तो तुम मुझे ताना मारते रहते हो और मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। और तुम दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं शिन को और जी को, जो कि हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जी था, जिसके साथ में मियाँ ने हाथ मिलाया था। और जी की लाइफ जो कि यहाँ पर ली ने तबाह कर दी थी, उसे किसी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी और उसे उस कंपनी से भी निकाल दिया था। फिर यहाँ पर तो वो दोनों मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरीके से वो रैनन को सबक सिखाएंगे और अपने रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर कई दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे रैनन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि लिन उसे कब से इग्नोर किए जा रहा था और हर टाइम काम में बिजी रहता था। एंड यहाँ पर तो उसकी मम्मा आ जाती है उनके घर पे, जहाँ पर तो वो रैनन और लिन के लिए बुके लेकर आई होती है उनकी 100 डेज़ की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रैनन नाराज़ होकर कह देती है कि मॉम मुझे माफ़ करना, लिन घर पर नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर रैनन को ऑफिस से कॉल आ जाती है जहाँ पे उसे एक स्पेशल मीटिंग में जाना होता है, तो वो अच्छे से तैयार होकर चली जाती है जहाँ पे उसे हर एक कदम पर रोजेस मिलते हैं और एक नोट्स भी मिलता है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि सारी चीज़ यहाँ पर लिन ने तैयार की होती है। एंड यहाँ पर वो नोटिस और रोजेस को लेते हुए आगे बढ़ती है जहाँ पर लिन उसे मिलता है, जहाँ पर तो रोजेस की बरसाती होने लग जाती है। एंड यहाँ पर तो लिन उसे वेडिंग रिंग के साथ में प्रपोज ही कर देता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है रैनन के सामने, जहाँ पे रैनन उसे हाँ बोल देती है। ऑफकोर्स वो भी तो इसी टाइम का इंतजार कर रही थी। एंड यहाँ पर दोनों हक करने लग जाते। बाद में शाम को वो लोग पार्किंग में बैठे होते हैं, तो लिन उससे कहती है कि इस वजह से तुम घर पर लेट आया करते थे और काम में बिजी रहते थे।
और तुम्हारा वो काम जिसमें तुम बिजी रहा करते वो यही काम था। लेकिन इतने में यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जहाँ पे रैनन उन्हें कुछ पैसे दे देती है और वो ओल्ड मैन उसका हाथ पकड़कर उन दोनों की आंखों में आंखें डालकर कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों की सोल एक्सचेंज हुई थी ना, तो भूल कर भी तुम दोनों फुल मून की नाइट को गलती से भी किस मत कर लेना, वरना दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। एंड अचानक से वो अंकल गायब हो जाते हैं। इसके बाद में वो लोग काफ़ी देखते हैं, वो अंकल नजर नहीं आते हैं। तो फिर वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं। रैनन उसके बारे में सोच रही थी। लेन कहता है कि मुझे तो उनकी बातें झूठ लग रही थी, चाहे तो किस करके हम ट्राई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर तो वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी अपनी अपनी सोल में ही रहती है, स्विच नहीं होती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में चले जाते हैं जहाँ पे शिन भी मौजूद होती है और बड़ी चालाकी से वो एक वेटर आकर यहाँ पर रैनन को किडनैप करके ले जाता है एक रूम के अंदर में। यहाँ पर तो रैनन की नींद खुल जाती है, तो उसके सामने शिन होती है। एंड जहाँ पर तो शिन उससे भरा पूरा बोले लग जाती है। तो रैनन कहती है कि अगर लिन को पता चला कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ कर रही हो तो फिर देखना तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शिन कहने लगती है अगर तुम उसे बताने लायक बचोगी तो ही ना वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। दूसरी ओर यहाँ पर जी होता है जो कि बड़ी सी तलवार के साथ में आ जाता है। जहाँ पर तो लिन को समझ में नहीं आ रहा होता आखिर रैनन चली कहाँ गई है। तो फिर वो हर जगह यानी कि इवेंट में उसे ढूंढने लग जाता है, फिर उसे कॉल भी लगाता है पर उसकी कॉल भी नहीं लग रही होती है। एंड यहाँ पर तो वो उसका असिस्टेंट उसकी ईयरिंग को नोटिस कर लेता है जहाँ पे वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई थी। फिर वो समझ जाते हैं कि रैनन कोई मुसीबत में पड़ी हुई है। इसके बाद में फटाफट से वहाँ से चले जाते हैं शिन के पास में, जहाँ पर शिन उससे कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं होती है। इसके बाद में यहाँ पर तो उसके वो लोकेशंस ट्रैक करना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर तो हम देखते हैं जी को जहाँ पर रैनन को उसके तलवार से मारने ही वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर लेना चाहता है हीरो की तरह, जैसे कि पहले जाओ ने बचाया था। तो फिर रैनन की जान बचा लेता वो। एंड हमेशा हमेशा के लिए शिन और जी को जेल भिजा दिया जाता है। इसके बाद में वो लोग घर पर आ जाते हैं जहाँ पे रैनन लिन के जख्मों पर मरहम लगाती है, उसे दवाई और पट्टी करती है। एंड फिर यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद में हम काफ़ी टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रैनन को अचानक से उल्टी आने लग जाती है। तो फिर वो जाके अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसके बाद में रैनन ऑफिस में होती है और यहाँ पर तो वो अपने फ्रेंड मिनी को उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बता रही होती है। एंड यहाँ पर तो वो कहने लगती है कि 8 मंथ्स बचे हैं बस। दूसरी ओर यहाँ पर तो लिन था, वो सिर्फ ये 8 मंथ वाली बात को सुन लेता है और बाद में यहाँ पर वो घर जाकर गूगल करने लग जाता है। तो उसे समझ में आता है कि 8 मंथ का मतलब तो यहाँ पर रैनन को कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, और अब वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। हमारे पास सिर्फ 8 महीने बचे हुए हैं। इसके बाद रैनन घर पर आती तो रैनन सोचती है क्या पता यहाँ पर लिन को बच्चा चाहिए भी होगा या फिर नहीं चाहिए होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो बच्चे के बारे में बोलने वाली थी तो लिन उससे क्या देता है, देखो भले ही हमें बच्चे नहीं हो, हम बिना बच्चे के काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर रैनन तो ये सुनते ही पूरी हैरान हो जाती है और इमोशनल होकर यहाँ पर वहाँ से उठकर चली जाती है। तो उसे वापस की मम्मा चाहती है तो रैनन का वो काफ़ी ख्याल रख रही होती है। लिन कहने लगता है कि आप आखिर इतने घर के काम क्यों कर रही है और रैनन को कोई भी काम करने नहीं दे रही है। तो फिर यहाँ पर उसकी लिन की मॉम बताने लग जाती है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम्हें ही नहीं पता है। यहाँ पर लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि कैंसर और प्रेगनेंसी एक साथ में, अब तुम्हारी लाइफ का क्या ही होगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। रैनन कहती कैंसर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा है कि मुझे कैंसर हुआ है। फिर यहाँ पर लिन तो ये सब कुछ बताने लग जाता है जहाँ पर रैनन हंसते हुए उससे कह देती है कि मुझे कैंसर नहीं हुआ है बल्कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो भी 8 मंथ लगेंगे मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए, 8 मंथ में मैं मर नहीं जाऊँगी। ऐसा वो बोलने लग जाती है। यहाँ पर तो वो दोनों ही फिर एक दूसरे को हकड़ने लग जाते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता जाता है, दिन बीतते जाते हैं जहाँ पर लिन हमेशा रैनन की सेवा करता है, उसका ख्याल रखता है। इसके बाद में फाइनली उसकी डिलीवरी का भी दिन आ ही जाता है जहाँ पे रैनन का स्टमक को बहुत ही ज़्यादा पेन करने लग जाता है। एंड यहाँ पर तो वो लिन को एक इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए बोलती है। तो फिर लिन बोलता है कि बोलो। रैनन कहती है कि अगर कुछ मुझे हो जाए तो प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफ़र मत कर देना खुद के नाम पर। लिन को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर वो प्रेगनेंसी के टाइम पर भी प्रॉपर्टी ये उसे पड़ी हुई थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर रैनन एक प्यारे से बच्चे को जन्म दे रही है और दोस्तों दोनों इसके साथ में खेलने लग जाते, उसको देखकर खुश थे। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।